नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ने वाले हैं, यानी मैं आपको इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे जो भी इस टॉपिक से बन सकते हैं, चाहे सल्तनत काल हो, मुगल काल हो। मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो भी पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भारत का मध्यकालीन इतिहास है, शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है महमूद बिन कासिम से। तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे, ये कौन थे? ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो साइड में लिख देता हूँ, फर्स्ट मुस्लिम रूलर। तो जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। और जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इनके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। यानी जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। क्यों किया था? रीज़न क्या थे आक्रमण करने के? पहला था धन दौलत, जो भारत की धन दौलत थी उसे ये लूटना चाहते थे। सेकंड था जो इस्लाम धर्म था उसका ये प्रचार करना चाहते थे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू अटैक इंडिया? तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। ये पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। तो ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है 17, ये इंपॉर्टेंट है। 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। और इनका एक बहुत ही फेमस आक्रमण भी, बहुत ही चर्चित आक्रमण है। वो कब किया इन्होंने? वो किया था 1025 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? सोमनाथ मंदिर में। ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में। तो इन्होंने जो सोमनाथ मंदिर था इसे तोड़ा भी था और यहाँ के खजाने को लूटा भी था। तो आपको क्या याद रखना है? जो मोहम्मद गजनी थे, इन्होंने भारत पर टोटल 17 आक्रमण किए। और इनका जो फेमस आक्रमण था, फेमस अटैक था, वो था सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में। जो सोमनाथ मंदिर था वहाँ का खजाना लूटा था और उसे तोड़ भी दिया था इन्होंने। नेक्स्ट फिर आते हैं महमूद गौरी। जो महमूद गौरी हैं, इन्होंने युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ। कब लड़ा था? 1191 में। तो त्रायन का प्रथम युद्ध है। एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन कि त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं ये जीत जाते हैं पहले युद्ध में। फिर इसी के एक साल बाद दूसरा युद्ध होता है त्रायन का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ? 1192 में। तो एक साल बाद ही हो जाता है। इसमें जो मोहम्मद गौरी होते हैं ये जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से। फिर नेक्स्ट जो फेमस अटैक है, फेमस युद्ध है, वो है चंदावर का युद्ध। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। तो आपको मोहम्मद बिन कासिम याद रखने, ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। फिर महमूद गजनी थे, इन्होंने भारत पर टोटल 17 को आक्रमण किए। और इनका जो फेमस अटैक था वो था सोमनाथ मंदिर में 1025 ईस्वी में। फिर आपको 3 बैटल याद रखने हैं। त्रायन का प्रथम युद्ध, त्रायन का जो प्रथम युद्ध है ये 1191 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मगर उसी के एक साल बाद दूसरा होता है त्रायन का द्वितीय युद्ध, ये 1192 में होता है। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। फिर है चंदावर का युद्ध, ये 1194 में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध होता है, तो मोहम्मद गौरी ये भी जीत जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें हिस्ट्री में डिफ़िकल्ट क्या रहता है? हिस्ट्री में आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे पढ़ने के लिए, बहुत सारी डेट्स मिलेगी, तो इन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे नाम आते हैं। हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आप पढ़ने लगो तो ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ो हर चीज़ को, और ऐसे रिवाइज़ करते रहो, रिपीट करते रहो। ऐसे नहीं एक बार आपने वीडियो देखी तो आपको याद हो जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। आपको रिवाइज़ करनी पड़ेगी। जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, अगर आप इस PDF से पढ़ रहे हो या कोई बुक ले रखी है आपने, अल्टीमेटली तो मैंने बुक्स ही लिखे हैं सारे पॉइंट्स। तो अगर आप बुक्स ही पढ़ रहे हो तो आपने एक बार इस चीज़ को पढ़ लिया होगा तो आपको याद करने में ईजी रहेगा, मगर आपको रिवाइज़ करनी पड़ेगी चीज़ें। तो बार बार रिवाइज़ कीजिए। एक बार पढ़ने के बाद ऐसे नहीं कि छोड़ दिया बस फिर एग्ज़ाम वाले दिन नहीं देखेंगे। तो ऐसे रिवाइज़ करोगे तो आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले? नेक्स्ट है सल्तनत काल। तो सल्तनत काल क्या है? इसमें पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर सईद वंश और लोधी वंश। तो ये जो आपकी दिल्ली थी, दिल्ली में ये जो इन्होंने राज किया था, पहले गुलाम वंश ने, फिर खिलजी वंश आ गए, फिर तुगलक वंश आ गए। तो हर वंश में बहुत सारे राजा थे, रूलर्स थे। उनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा। जैसे पहला जो आता है वो है गुलाम वंश, फिर खिलजी आएगा इसके बाद, फिर तुगलक, फिर सईद, फिर लोधी वंश। तो 5 वंश हैं। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश देखते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबिन ऐबक ने। तो कुतुबिन ऐबक थे, इन्होंने 1206 ईस्वी में जो गुलाम वंश था इसकी स्थापना की थी। अब ये जो कुतुबिन ऐबक थे कौन थे? ये जो मोहम्मद गौरी थे, मैंने आपको बताया जो त्रायन का पहला युद्ध हुआ, त्रायन का दूसरा युद्ध हुआ,
तो जो मोहम्मद गौरी थे उनके ये स्लेव थे, यानी उनके गुलाम थे। तो उन्होंने ये जो वंश था इसकी स्थापना की थी, किसने की थी? कुतुबिन ऐबक ने। तो जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबिन ऐबक ने की थी, और ये मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे। फिर है जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, उसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबिन ऐबक ने रखी थी। तो कुतुबिन ऐबक थे, इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी जो दिल्ली में था। बाकी कल जो से कंप्लीट किया था वो इल्तुमिश ने किया था। बाकी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि क्वेश्चन पूछे कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो आपका आंसर होगा कुतुबिन ऐबक ने। नेक्स्ट है दिल्ली का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद था उसका निर्माण भी कुतुबिन ऐबक ने ही कराया। तो दिल्ली का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद है, इसका जो निर्माण था वो कुतुबिन ऐबक ने ही कराया। फिर है कुतुबिन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। तो लाख बख्श क्यों कहा जाता था? जो कुतुबिन ऐबक थे लाखों दान कर देते थे, तभी इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि लाख बख्श किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होगा कुतुबिन ऐबक को। फिर है जो ऐबक थे इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनकी मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। तो चौगान किसे बोलते हैं? पोलो को बोलते हैं, जो पोलो होता है तो उसे खेलते समय ये घोड़े से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें लाहौर में दफनाया गया। क्वेश्चन क्या आएगा? जो कुतुबिन ऐबक हैं इनका मकबरा कहाँ है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो लाहौर, क्योंकि हाँ इन्हें लाहौर में दफनाया गया था। फिर है इसके बाद इल्तुमिश आते हैं। तो वो मैंने आपको बोला जैसे गुलाम वंश है उसमें पहले कुतुबिन ऐबक आएंगे, फिर इल्तुमिश आएगी, फिर रजिया बेगम, फिर बलबन। तो ऐसे और भी राजा हैं जो इंपॉर्टेंट राजा है मैं आपको बता दूंगा गुलाम वंश के। फिर हम खिलजी डायनेस्टी के देखेंगे, ऐसे सभी वंशों के हम देखने वाले हैं। तो इसके बाद इल्तुमिश आते हैं। इल्तुमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो दिल्ली की गद्दी पे 1211 ईस्वी में इल्तुमिश बैठ गए। फिर है इल्तुमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो पूर्ण कराया, यानी जो पूरा कुतुब मीनार था वो इल्तुमिश ने बनाया। नींव तो कुतुबिन ऐबक ने रखी थी। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए इल्तुमिश ने। जो चांदी का सिक्का था उसे बोलते थे टाका, और तांबे का सिक्का था उसे बोलते थे जित्तल। एक और मैंने आपको बताया था कि एक दिनार होता है सिक्का। दिनार कौन सा सिक्का होता है? सोने का सिक्का। तो एक दिनार भी मैंने आपको बताया था, ये जो दिनार होता है ये सोने का सिक्का होता है। और इसे किसने जो ये सिक्के थे बनवाए थे, जारी किए थे, तो वो थे गुप्ता रूलर्स। तो गुप्ता रूलर्स थे, ये मैंने आपको जब इससे पहले वाला लेक्चर था एंशिएंट हिस्ट्री वाला उसमें बताया था गुप्ता रूलर्स के बारे में। तो उन्होंने एक दिनार सिक्का, जो दिनार नाम के सिक्के निकाले थे वो कौन से थे? वो सोने के सिक्के थे। फिर इल्तुमिश हैं जो स्लेव डायनेस्टी के गुलाम वंश के, इन्होंने 2 सिक्के निकाले। कौन कौन से? चांदी के सिक्के निकाले जिसे बोलते थे टाका, और तांबे के सिक्के को बोलते थे जित्तल। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है कि टाका क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा? एक चांदी का सिक्का था। फिर है रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम महिला थी जिसने शासन किया था। तो रजिया बेगम थी ये पहली, बोल लो मुस्लिम बोल लो चाहे महिला बोल लो, ये एकलौती महिला थी जिन्होंने भारत पर राज किया था। रजिया बेगम एकलौती महिला थी जिन्होंने भारत पर राज किया था, और ये मुस्लिम महिला थी। अगर आपसे पूछ ले कि पहली या एकलौती मुस्लिम महिला कौन थी जिसने भारत पर राज किया था, वो थी रजिया बेगम। तो इनके बाद और कोई फीमेल रूलर नहीं थी इंडिया के, एकलौती थी। फिर है बलबन। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ और रक्त की नीति थी उसका पालन किया। लौ और रक्त की नीति यानी ब्लड एंड आयरन की इनकी एक पॉलिसी थी, उसको फॉलो किया था इन्होंने। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ब्लड एंड आयरन की नीति या पॉलिसी किसने चलाई थी, तो वो थे बलबन। तो मैंने आपको गुलाम वंश में 4 इंपॉर्टेंट बताए, कुतुबिन ऐबक के बारे में बताया, फिर इल्तुमिश थे, फिर रजिया बेगम और बलबन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। एक बार हम फिर देख लेते हैं, टॉपिक थोड़ा लंबा है ये। तो गुलाम वंश में कुतुबिन ऐबक ने स्थापना की, कब की? 1206 में। 1206 में इन्होंने स्थापना की, और देखा आपने 1210 में इनकी मृत्यु होगी। तो आपने डेटें भी ऐसे याद रखनी कि 4 साल में मृत्यु होगी, तो आपको चीज़ें अपने आप ही एग्जाम में याद आने लग जाएगी। सब चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो कुतुबिन ऐबक थे जिन्होंने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। फिर उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा था वो बनाया था। इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। इनका जो मकबरा है वो लाहौर में है, और चौगान यानी पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु 1210 में हो गई थी। फिर इसके बाद इल्तुमिश बनते हैं राजा। तो इल्तुमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। फिर इल्तुमिश ने जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण पूरा कराया। जो इल्तुमिश थे इन्होंने चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के को टाका कहते थे, तांबे के सिक्के को जितल कहते थे। फिर रजिया बेगम थी, ये एकलौती महिला रूलर थी पूरे इंडिया की, पूरे भारत की। फिर है बलबन। बलबन ने एक नीति चलाई थी जिसे बोलते थे लॉ और रक्त की नीति।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी बलबन ने चलाई थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है। अब हम इसके बाद खिलजी वंश देखते हैं। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। अब देखिए यहाँ पर डेट लिख रखी है कि 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा। तो जो गुलाम वंश था वो कब से कब तक रहा? 1206 में कुतुब ऐबक बने थे और 1290 तक गुलाम वंश रहा होगा, ठीक है। तो इतना गुलाम वंश का पीरियड था, इसमें इनके सारे राजा आए थे। अब खिलजी वंश आ गया, दूसरा वंश आ गया, तो ये 1290 से स्टार्ट हुआ है। तो जो खिलजी वंश था इसकी स्थापना किसने की थी? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। फिर है घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? ये अलाउद्दीन खिलजी ने की। दो ही इंपॉर्टेंट रूलर है इसमें, जलाउद्दीन खिलजी थे, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जिन्होंने स्थापना की थी खिलजी वंश की। फिर है अलाउद्दीन खिलजी, दो ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा स्टार्ट की। ये इसका क्या मतलब होता है कि हर घोड़े को रोल होता था, सैनिकों का रोल होता था कि कोई घुड़सवार होते थे, कोई कैसे होते थे, तो उनको पता लग जाता था। तो ऐसी कुछ इन्होंने हुलिया लिखने का प्रथा स्टार्ट की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिर अलाउद्दीन जो खिलजी थे इन्होंने अलाई दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़े का निर्माण कराया और हजार खम्भ महल का। तो ये भी आपको याद रखना है, अलाई दरवाजे और हजार खम्भ महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो आपको ऐसे ये भी याद रखना है सीक्वेंस भी कि तुगलक के बाद जो आया था सईद वंश आया। अगर आपसे पूछ ले कि जो गुलाम वंश है उसके बाद कौन सा आया, तो खिलजी वंश आया। तो ऐसे सीक्वेंस भी याद रखना, सीक्वेंस वाइज चीज़ें याद करना। तो अब हमने खिलजी वंश कर लिया था, अब हम तुगलक वंश देखते हैं। तुगलक वंश की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? वो रखी थी घियासुद्दीन तुगलक ने। तो जो गाजी मलिक थे वो घियासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में दिल्ली की सियासत पर बैठे। तो घियासुद्दीन तुगलक थे जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश कब से कब तक रहा? तो 1320 से 1398 तक रहा। फिर है फिरोज तुगलक। जो फिरोज तुगलक थे इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक बना। तो जो फिरोज तुगलक थे इन्होंने जजिया क्या था? एक टैक्स था, और ये किस पे लगता था? ये लगता था नॉन मुस्लिम्स पे। तो नॉन मुस्लिम्स पे ये टैक्स लगता था, जो नॉन मुस्लिम्स होंगे उन्हीं को ये टैक्स देना होता था। अब इसमें क्या होता था जजिया में, जैसे ये टैक्स क्यों देना पड़ता था? जो मुस्लिम रूलर होता था वो प्रोटेक्शंस देता था नॉन मुस्लिम को, और उन्हें अपने जो रिलीजन होता था उसे प्रैक्टिस करने की अनुमति भी देता था, ताकि वो अपना रिलीजन जो भी उनका दूसरा रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते। बस उसके लिए उन्हें कुछ कर देना पड़ता था, इन्हें टैक्स देना पड़ता था राजा को। तो फिरोज तुगलक थे, इन्होंने जजिया लागू किया था ब्राह्मणों पे। और जजिया क्या है? ये एक टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स देते हैं। फिर है मुस्लिम्स नहीं देंगे, नॉन मुस्लिम्स देंगे। फिर है तुगलक वंश का अंतिम शासक था नजरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो तुगलक वंश का अगर आपसे पूछ ले कि लास्ट राजा कौन था, लास्ट रूलर, तो वो था, अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। फिर तैमुरलंग ने इसके समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये जो तैमुरलंग थे ये कौन थे? ये एक मंगोलियन रूलर थे जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था, और जो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे इन्हें मार दिया था। फिर इसके बाद जो सईद वंश आएगा ये तैमुरलंग से रिलेटेड है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो तुगलक वंश में आपने क्या रखना है कि घियासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना करी। फिर फिरोज तुगलक थे, इन्होंने जजिया एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम से लगता है ये ब्राह्मणों पे लगाया था। फिर तुगलक वंश के जो लास्ट राजा थे वो थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तैमुरलंग इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो वो किया था 1398 में। अब इसके बाद आता है सईद वंश। सईद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां तैमुरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमुरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासन नियुक्त किया। तो जो ये खिज्र खां था जिसने सईद वंश की स्थापना की, ये तैमुरलंग का एक सेनापति था। तो तैमुरलंग तो वापस मंगोल लौट गया था, तो जब वो वापस लौटा तो उसने खिज्र खां को जो भारत था वहाँ का शासक बना दिया था। तो इसने ही सईद वंश की स्थापना की थी। फिर सईद वंश के बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक रहा? 1451 से 1526 तक। तो जो लोधी वंश है इसके संस्थापक कौन थे? वो थे भल्लाल लोधी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? वो थे भल्लाल लोधी ने, ठीक है, भल्लाल लोधी ने स्थापना की थी। फिर है सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। फिर इसके बाद है एक युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कब हुआ था? 1526 में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, डेट आपको याद होनी चाहिए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ।
किसके बीच में हुआ? इब्राहिम, जो इब्राहिम लोदी थे और बाबर के बीच में। तो इसमें जो बाबर थे जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी, उन्होंने जो इब्राहिम लोदी थे उन्हें मार दिया था। तो लोदी वंश में आपको क्या क्या याद रखना है कि बल्लाल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की, फिर सिकंदर लोदी ने एक आगरा शहर है इसकी स्थापना करी, और फिर है पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये 1526 में हुआ। किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। अब हम इसके बाद कौन सा साम्राज्य पढ़ेंगे? मुग़ल साम्राज्य। तो मैंने आपको सल्तनत काल बताया, उसमें मैंने आपको सारी डायनेस्टी बताई। जो मुग़ल वंश था, सॉरी मुग़ल वंश नहीं, गुलाम वंश था और खिलजी वंश था, फिर आपका तुगलक वंश आया, सईद वंश आया, तो ऐसे ऐसे लोधी वंश आया। तो 5 मैंने वंश बताए, वो आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस वाइज, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपने याद करने। अब हम मुग़ल साम्राज्य देखेंगे। मुग़ल साम्राज्य में पहले बाबर आया जिसने नींव रखी मुग़ल साम्राज्य की, फिर हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, उसका बेटा अकबर हुआ, उसका जहांगीर हुआ, तो ऐसे ऐसे फिर उसका बेटा शाहजहाँ हुआ, फिर औरंगज़ेब हुआ। तो जो भी मुग़ल साम्राज्य के राजा थे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना कि बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर लास्ट में औरंगज़ेब। तो चलिए बाबर के बारे में पढ़ते हैं। जो बाबर थे इन्होंने जो मुग़ल साम्राज्य थी उसकी नींव रखी थी। तो बाबर कब से कब तक राजा रहे, रूलर रहे? 1526 से 1530 तक रहे। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया था ये 1526 में ही हुआ था। इसमें जो इब्राहिम लोदी थे, लोदी वंश के रूलर, उनको मार दिया था बाबर ने और मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दी थी। तो डेट आपने याद रखनी, 1526 में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। इसमें बाबर जीत गए थे और इब्राहिम लोदी को मार दिया था। ठीक है, अब है नेक्स्ट है जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति थी उसको यूज़ किया था और तोपखाने को भी यूज़ किया था। तो क्वेश्चन क्या आएगा? जो तुगलुमा युद्ध नीति है इसे किसने पहली बार यूज़ किया था? तो आपका आंसर होगा बाबर ने। फिर एक खानवा का युद्ध, 2 इंपॉर्टेंट युद्ध बताऊंगा। एक है खानवा का युद्ध, ये 1527 में हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच में। फिर है चंदेरी का युद्ध, ये 1528 में हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। तो बाबर इसमें दोनों युद्धों में जीता था। तो खानवा का युद्ध था 1527 में, राणा सांगा एवं बाबर के बीच में, इसमें बाबर जीत गया था। फिर चंदेरी का युद्ध भी हुआ था, ये मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर जीत गया था। तो ये युद्ध की डेट याद रखनी है आपको। क्वेश्चन आएगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 1528 में। तो मैंने आपको बोला कि डेट याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी डेटें मिलेगी आपको हिस्ट्री में। तो अगर आप रिवीजन करोगे तभी आपको ये डेटें याद होगी, ऐसे एक बार ही पढ़ोगे तो कभी भी याद नहीं होगी चीज़ें। तो बाकी नाम याद रखने, किसके बीच में युद्ध हुआ, राजा जो थे उनके नाम भी रखना याद। मुश्किल होगा आपको थोड़ा, तो पहले मुश्किल ही लगेगा, हिस्ट्री पहली बार पढ़ोगे तो मुश्किल होती है। और हम सोचते हैं हमने पढ़ लिया, अब एग्ज़ाम देने जाएंगे हम लिख देंगे वहाँ पर हमें पता लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार में याद नहीं होगा, 2, 3, 4 बार आपको रिवीजन इन चीज़ों को करना पड़ेगा तभी आपको चीज़ें याद होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बाबर देखा, अब बाबर के बाद हुमायूं देखेंगे। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं देखते हैं। फिर हुमायूं है, ये हुमायूं कब से कब तक बना? जो हुमायूं था, अब हुमायूं को देखते हैं। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक राजा रहा। तो जो हुमायूं था इसने दीन पन्ना नामक जो नगर थी इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद 2 युद्ध हुए थे, ये आपको याद रखने। पहला कौन सा था? वो था चौसा का युद्ध, ये 1539 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच में। तो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, शेर खां और हुमायूं के बीच में। इसमें जो शेर खां थे ये जीत जाते हैं। फिर उसके बाद बिलग्राम या कनौज का युद्ध है, ये हुआ था 1540 में। इसमें भी जो शेर खां थे वो जीत जाते थे, शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है, तो दोनों में ही शेर खां जीत जाते थे। फिर 1540 में जो शेर खां थे दिल्ली की जो गद्दी थी उसमें बैठ जाते, यानी राजा बन जाते, और हुमायूं थे उसे डिथ्रोन कर देते। मगर जो हुमायूं होता है फिर 1555 में वापस अपने राज्य को हासिल कर लेता है। तो 15 साल का पीरियड होता है 1540 से लेके 1555 तक, जिसमें जो हुमायूं है वो राजा नहीं रहता, बाद में वापस बन जाता है। तो आपने क्या क्या याद रखना है कि दीन पन्ना नामक एक नगर था जिसकी स्थापना हुमायूं ने की। फिर चौसा का युद्ध था, ये 1539 में हुआ, शेर खां और हुमायूं के बीच में। इसमें शेर खां जीत गया था। फिर बिलग्राम बोल दो या कनौज का युद्ध बोल दो, ये 1540 में हुआ, शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ। इसमें भी शेर खां जीत जाता है और वो राजा बन जाता है। फिर 15 साल तक हुमायूं फिर नहीं राज करता है, यानी शेर खां राजा बन जाता है, मगर बाद में 1555 में वो अपनी गद्दी को फिर से हासिल कर लेता है।
अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो हुमायूं नामा है इसकी रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। तो ये नाम में आपको याद रखना है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है, गुलबदन बेगम ने। फिर 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पन्ना भवन की जो पुस्तकालय था वहाँ की सीढ़ियों से गिर के जो हुमायूं था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1530 में राजा बनता है हुमायूं, फिर 1540 में शेर खां बन जाता है, 15 साल तक वो राजा नहीं रहता हुमायूं, 1555 में बनता है। उसी के 1 साल बाद 1556 में दीन पन्ना जो भवन था उसकी जो पुस्तकालय था उसके अंदर वहाँ की सीढ़ियों से गिर के वो मर जाता है। फिर हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है। तो वो अकबर ने जो पानीपत का दूसरी लड़ाई थी वो लड़ी थी, वो कब लड़ी थी, 1556 में। तो क्वेश्चन क्या है, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी, तो अगर आपने याद कर रहे हो चीज़ों को जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो पहली जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा कब हुआ 1556 में। तो 30 साल बाद ही हुआ, देखिए 1556 में। तो किसके बीच में हुआ था, अकबर एवं हेमू के बीच में। इसमें जो अकबर होते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई और अकबर और हेमू के बीच में हुई और अकबर इसमें जीत जाते हैं। तो पानीपत की लड़ाई तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध, ये 1576 में हुआ, किसके बीच में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो इसमें भी जो अकबर होते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। 2 युद्ध मैंने आपको बताया। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। और जो अकबर थे इन्होंने महाराणा प्रताप को इसमें हरा दिया था 1576 में, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद है दीन इलाही धर्म, एक नया धर्म था जिसको स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। तो दीन इलाही एक नया धर्म स्टार्ट किया था अकबर ने, कब किया था, 1582 में। तो दीन इलाही एक नया धर्म स्टार्ट किया किसने, अकबर ने। क्वेश्चन क्या आएगा, दीन इलाही नामक धर्म था वो किसने स्टार्ट किया था, तो आपका आंसर होगा अकबर। फिर है अब्दुल फैजल ने अकबरनामे का रचना की। तो अकबरनामा था, इसकी रचना किसने की, अबुल फैजल ने करी। फिर अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो जो अकबर है उसका मकबरा कहाँ है, वो है सिकंदरा में, जो कि आगरा के पास है। फिर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय की उपलक्ष्य में करवाया। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया, ये कराया था अकबर ने। मुग़लों की राजकीय भाषा है फ़ारसी। तो जो मुग़लों की राजकीय भाषा थी, यानी जो उनका दरबार होता है उसमें कौन सी भाषा यूज़ करते थे, वो करते थे फ़ारसी। तो अकबर में आपको क्या क्या याद रखना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई, अकबर और हेमू के बीच में हुई। इसमें जो अकबर था वो जीत गया था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा अकबर ने 1576 में, इसमें भी अकबर जीत जाता है महाराणा प्रताप से। दीन इलाही एक नया धर्म स्टार्ट किया अकबर ने 1582 में। फिर अब्दुल फैजल थे, इन्होंने अकबरनामा की रचना की। अकबर ने आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, ठीक है। तो अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, यानी उनका मकबरा होगा वो है सिकंदरा में। फिर है बुलंद दरवाजे का निर्माण था, वो भी जो अकबर था उसने कराया था। और मुग़लों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी। अब अकबर के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो कौन है, जहांगीर। तो जहांगीर था, इसने जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तो चेन ऑफ जस्टिस के लिए याद किया जाता है किसको, जहांगीर को। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ रखा है कि चेन ऑफ जस्टिस किससे रिलेटेड है, तो वो है जहांगीर से, न्याय की जंजीर रिलेटेड है जहांगीर से। फिर जो मुग़ल चित्रकला थी वो अपने चरमोत्कर्ष में जहांगीर के समय आ गई थी, यानी अपनी जीनत में आ गई थी। तो चित्रकला का भी बहुत ही विस्तार हुआ था जहांगीर के समय में। फिर है जहांगीर को शारदा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। तो जो जहांगीर था उसे कहाँ दफनाया गया, उसे लाहौर में दफनाया गया है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। तो खुसरो कौन थे, जो खुसरो थे ये जहांगीर का ही बेटा था और इसने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ। तो जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने शरण दी थी खुसरो को, इसी के कारण जहांगीर नाराज़ हो गए थे और उन्होंने 5वें जो गुरु थे अर्जुन देव उन्हें फांसी दे दी थी। अब जहांगीर के बाद राजा कौन बनते हैं, शाहजहाँ बनते हैं उनके बेटे। तो फिर शाहजहाँ के बारे में देखते हैं। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र में ऊपर कराया था। तो ये तो आपको पता ही होगा, जो ताजमहल है उसका निर्माण जो किसने कराया था, वो कराया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख इमारतें देखते हैं। पहले तो दिल्ली का लाल किला है, ये शाहजहाँ ने बनाया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ रखा है कि जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया था, तो ये बनाया था शाहजहाँ ने। फिर है दिल्ली का जामा मस्जिद, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरा का मोती मस्जिद है, ये भी शाहजहाँ ने बनाया था। ताजमहल तो आपको पता ही है शाहजहाँ ने बनाया था। फिर लाहौर किले स्थित शीश महल, लाहौर किले के अंदर जो शीश महल है वो भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। अब शाहजहाँ के बाद उसका बेटा राजा बनता है, वो है औरंगजेब। तो औरंगजेब था, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाख बख्श किसे कहते थे, लाख बख्श कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। और अब मैंने आपको बताया कि जिंदा पीर औरंगज़ेब को कहते थे, तो ऐसे आपको नाम भी याद रखना है कि किसको क्या बोलते थे। फिर औरंगज़ेब को जिंदा पीर बोलते थे। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगज़ेब ने करवा दी थी। तो 9th गुरु थे जो तेग बहादुर जी, उन्होंने जो इस्लाम धर्म था उसे अपनाने से मना कर दिया था, और इसी के कारण जो औरंगज़ेब थे उन्होंने इनकी हत्या करवा दी थी। फिर है औरंगज़ेब ने एक बीबी का मकबरा है, इसका निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? ये कराया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो मुग़ल डायनेस्टी से रिलेटेड है। मुग़ल डायनेस्टी के सारे रूलर्स भी बता दिए आपको, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने। अब हम विजयनगर साम्राज्य देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में आपको क्या क्या याद रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कराई थी। ये नाम याद रखना, हरिहर एवं बुक्का ने। तो विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? साउथर्न पार्ट में साम्राज्य था पूरा। तो इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी? वो थी हम्पी में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मराठों का उत्कर्ष। तो जो मराठा साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने रखी? ये रखी थी शिवाजी ने। तो ये महाराष्ट्र वाला एरिया जो मराठा साम्राज्य था, तो इसकी स्थापना शिवाजी ने की थी। शिवाजी की जो पिता थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था शाहजी भोसले। तो शिवाजी के जो पिता थे उनका नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो याद रखना आपने, अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल को कहते थे? शिवाजी के। और जो अष्टप्रधान था इसमें जो पेशवा होता था, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोस्ट थी, यानी सबसे ऊंची पोस्ट थी पेशवा की। फिर शिवाजी का जो उत्तराधिकारी वो था संभाजी। तो ये कुछ पॉइंट आपको मेडिवल हिस्ट्री से पता होने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में बताया। तो उनके नाम आपको याद रखने, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमने सल्तनत काल पढ़ा। सल्तनत काल में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सईद वंश, लोधी वंश, सारे वंश देखे। फिर उसके बाद हमने मुग़ल डायनेस्टी देखी। तो सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आप अगर बुक से पढ़ोगे चीज़ों को तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। और ऐसे एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार, तब आपको चीज़ें याद होने लगेगी, क्योंकि एक बार याद करना बहुत ही मुश्किल है। डेट्स है इसमें, बहुत सारे आपको नए नाम मिलेंगे। तो ऐसे रिवीजन करना और आपको चीज़ें अपने आप ही याद होने लग जाएगी। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। आज मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा दिए। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कुछ इन्हीं पॉइंट से बनेंगे। अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।